आज इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं भूपेंद्र यादव। आप राज्यसभा के सदस्य हैं और बीजेपी के महासचिव हैं, लेकिन आपकी पहचान छात्र नेता के रूप में भी रही है। राजस्थान में आप एबीवीपी से लगातार छात्र जीवन में जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं मनोज झा, आप आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप भी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हमारे साथ हैं कुर्बान अली, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप भी छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं शिक्षाविद के सिद्धार्थ, आपकी संस्था एनसिम्बल के द्वारा आप भारत को बौद्धिक शक्ति बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और इसके अलावा हमारे साथ इंजीनियर या डॉक्टर या कोई और प्रोफेशनल बनकर निकलना चाहिए, उन्हें राजनीति वगैरह से, वैचारिक लड़ाई से दूर रहना चाहिए, ऐसी बात क्यों निकल के आ रही है, बार बार क्यों कही जा रही है कि राजनीति का अर्थ जो शाब्दिक है और जिस रूप में है वह है राजा के द्वारा प्रजा के हित में बनाई गई नीति। राजनीति का अर्थ अभी जो जिस रूप में लग रहा है वो मैनिपुलेशन है, सभी बातों का मैनिपुलेशन। अगर छात्रों को राजनीति करने से सीख मिलती है, सीखते हैं, जो लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग करनी चाहिए। अगर उससे उनके सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, करनी चाहिए। अगर उससे देश को एक धारा मिलती है। अगर क्यों जोड़ रहे हैं उसमें? अगर क्योंकि आपको ये थोड़ा सा लगता है विश्वास नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, ये बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है, बिल्कुल लॉजिकल पहलू है, इसलिए सही बातों में अगर है, अगर इसलिए कि अगर राजनीति का अर्थ ये होता है कि कोई किसी का इंटेंट ठीक नहीं है उसके पीछे, तो राजनीति ही कलुषित हो जाती है। क्योंकि सभी कार्यों के पीछे में अंततः इंटेंट आपका मैटर करता है। अगर एक टीचर है, स्टूडेंट को देखकर ये सोचता है कि इससे पैसा कमाया जाए, तो टीचिंग प्रोफेशन गलत नहीं है, टीचर का इंटेंट गलत होता है। अगर यह डॉक्टर अपने पेशेंट को देखकर सोचे तो आज के राजनीतिक संदर्भ में इंटेंट की पहचान कैसे करेंगे? क्या इंटेंट? हाँ, इंटेंट की पहचान के लिए शिक्षा चाहिए। और कौन करेगा इंटेंट की पहचान? इंटेंट की पहचान विद्यार्थी खुद करेंगे, उन्हें खुद पता है। क्योंकि अगर आप अपने प्रति जवाबदेही नहीं है तो यह अनइथिकल है, यह अनइथिकल है। अगर इसमें से कोई स्टूडेंट ऐसा निकल कर बाहर आता है जो अपने आइडेंटिटी के असर्शन के लिए कुछ विद्यार्थियों के भावनाओं से खेलता है, तो इंटेंट गलत है, वो उसे मालूम है। और अगर इसे कोई विद्यार्थी पहचान नहीं पाता तो उसकी गलती है, उसके पास उतनी शिक्षा नहीं है, उसके पास उतना प्रेक्षण नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहरी शक्ति ये तय करने लगे कि उसका इंटेंट गलत है, तो अगर जैसे कि जिसको कोट किया अभी कुर्बान अली साहब ने, मैं चाहूंगी कि सरकारी राजनीति को अगर छात्र चलने देते हैं, हाँ, तो एक तरह से वो उसका समर्थन करते हैं, मशीन का हिस्सा, तो वो सरकारी राजनीति का हिस्सा ना बन जाए। तो राजनीति क्या है? अगर सरकार चाहती है विकास हो तो सरकार का एक परिप्रेक्ष्य है, विद्यार्थी चाहते हैं कि दूसरे रूप में विकास हो तो उनका एक परिप्रेक्ष्य है। और हमेशा इस बात के परिप्रेक्ष्य के पीछे में हमेशा आपका एक भाव होता है। हाँ। उस भाव को अगर आप डिफेंड कर पाती हैं तो आपके पास लॉजिक है, अगर डिफेंड नहीं कर पाती हैं तो स्टेटमेंट है सिर्फ। तो हम लोग बात करते हैं जिस युग में हम लोग रह रहे हैं कि अगर आप अपने स्टेटमेंट को, अपने एक्शंस को डिफेंड नहीं कर पाती हैं तो एक्शन किसी काम का नहीं है। इंटेंट की पहचान कोई भी नहीं कर सकता है और सभी के इंटेंट के ऊपर में डाउट किया जा सकता है। डाउट जहां भी आप करेंगे तो उस जगह पे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। मैं सवाल के जवाब भूपेंद्र यादव से लूं, उससे पहले मनोज झा कुछ बोलना चाहते हैं। छात्र राजनीति को देखा जाए तो देखिए, छात्र राजनीति का अर्थ ही है कि छात्र उस समय, जिस समय उनमें बहुत एनर्जी होती है, सीखने की अदम्य इच्छा होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करें। अब इसे कहा जाता है कि फेल अर्ली एंड मस्ट फेल, यू मस्ट फेल अर्ली एंड यू मस्ट फेल। मतलब यह है कि आप फेल जब करती हैं तो आपको मालूम चल पाता है कि क्या करने से आप फेल करती हैं। अब छात्रों को जितनी भी उनकी सीख है वो बढ़ेगी तब। तो क्या ये छूट है छात्रों को आज के वक्त में? तो राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, नॉटी होना चाहिए, नटखट होना चाहिए, शैतानी करनी चाहिए, साजिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है, फिल्म में जाना चाहिए, फिल्म की बात करनी चाहिए, जितनी काम करेंगे। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये छूट है आज के दौर में छात्रों को? पूरी तरह से नहीं तो ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाता भारत में। तो फिर साजिश की बात आप बार बार क्यों ले आ रहे हैं? नहीं, साजिश की बात हमने कहा कि शैतानी करनी चाहिए, साजिश नहीं करनी चाहिए। हमने नहीं कहा कि किसी ने साजिश की या नहीं की। शैतानी करने से आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपका शार्पनेस बढ़ता है। अगर आप शैतानी नहीं कीजिएगा, आप किसी के ऊपर कमेंट नहीं कीजिएगा, तब आपको मालूम चले कि आपने गलती की है, ठीक। तो ये ऐसा समय होता है। तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि अगर कोई इस तरह के मौजूदा दौर में अगर कोई छात्र या छात्र संगठन इस तरह की कोई नासमझी कर देता, मैं शैतानी तो नहीं कहूंगी, लेकिन अगर नासमझी कर देते हैं तो उसको ये मान देना चाहिए कि उनको गलती करने का हक है, गलती करेंगे और फिर सीख जाएंगे।
और इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हुए ही सृजनशीलता आती है जो वैचारिक नीति के विकास में शायद आगे सहयोग करे। बिल्कुल सही बात आपने कही है। हाँ। अगर एक बार अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो वो गलती होती है, हाँ। दूसरी बार वो करता है तो वो आदत होती है, और तीसरी बार अगर वही विषय कोई दोहराता है तो वो लत बन जाती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो घटनाक्रम घटा, मैं उसके मेरिट पे नहीं कहूँगा क्योंकि मामला जुडिशियल में लंबित है जी। लेकिन 9 तारीख की घटना के लिए जो पोस्टर लगा, उस पोस्टर पे लिखा था ए कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, मतलब एक ऐसा देश जिसका कोई पता नहीं है। और उस पोस्टर में जो पर्चा बांटा गया उसमें कहा गया कि कश्मीर नेहरू जी को बिलोंग नहीं करता, भारत की फोर्सेस के द्वारा जबरन कब्जाया गया है। और उसमें चारू मजूमदार की पंक्तियों को कोट करते हुए कहा गया कि इसको तोड़ना और हर इसको मदद करना ये आपका कर्तव्य है, इसके लिए आप सम्मेलन में आइए। उसके बाद जो 9 तारीख को सम्मेलन हुआ वो लगातार तीसरी साल हुआ, और जो पोस्टर लगा ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उस पोस्टर पे लिखा गया जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु अगेंस्ट दी ब्राह्मणिकल कॉन्शियसनेस। अब आप बताइए इसका देश की अभिव्यक्ति की आज़ादी से क्या लेना देना है? आप बताइए इसको आप कैसे प्रश्रय देंगे? अब उसमें कौन शामिल थे? पार्लियामेंट में भी सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इसकी निंदा करी है। और ये अच्छी बात है देश में कि हम विश्वविद्यालय को इस गतिविधि का केंद्र नहीं बनने देंगे। आज कानून अपना काम कर रहा है, जो भी हो सबके साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन इस घटनाक्रम और पृष्ठभूमि को कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा इंटेलेक्चुअल्स ना कहें, जानकार मैं कह सकती हूँ, या बहुत सारे और जो दूसरा पक्ष है उनको ये लग रहा है कि शायद क्योंकि वो लेफ्ट राजनीति का एक तरह से केंद्र है और इसलिए जो विपक्षी आवाजें हैं या विपक्षी ताकत है उसको वो पसंद नहीं आ रहा है और इसलिए ये सारी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। पहली बात मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ये चाहती है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू जी के जिन राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, सौहार्द के उद्देश्यों को लेकर के बना था, उस पर यह विश्वविद्यालय आगे चले। सामाजिक न्याय के प्रतिमानों को इस विश्वविद्यालय द्वारा हासिल किया जाए। अगर इस विश्वविद्यालय को बंद किया गया था तो 1983 में कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था, जब 370 विद्यार्थियों को बंद करके इसको बंद किया गया था, साइनडाई हुआ था। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि देश के हर छात्र को अपने राजनीतिक विचारों को रखने की आज़ादी है, लेकिन भारत के संविधान की सीमा के अंतर्गत। राजनीतिक असहमति की आज़ादी है, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। और इसलिए हम किसी विश्वविद्यालय को बंद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि छात्रों में विचारों का सृजन हो। और हम तो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं। हम अपने छात्र जीवन में एक पंक्ति कहा करते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रख तब भी थके पंछियों के परों में ना पहुंचा। क्यों? क्योंकि देश में जो आज़ादी की मतलब गरीबी से आज़ादी, मुक्ति से ये विषय, ये नीचे तक लोगों तक नहीं पहुंचे। इन गीतों को गाते हुए हम आगे बढ़े, इसलिए राजनीति को हमने मिशन के रूप में लेके आगे बढ़े। और ऐसे अन्य राजनीतिक छात्र संगठनों में भी हैं। तो लोकतंत्र के लिए बात उठाना गलत नहीं है, लेकिन छात्रों का प्राथमिक कर्तव्य ये लोकतंत्र और ये देश के लिए है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी सबको अपने सिद्धार्थ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले वैचारिक सृजनशीलता की बात हो रही थी। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कैंपस केवल पढ़ाई लिखाई का केंद्र होना चाहिए, वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक दो जगह मैंने आपको भी ये बोलते हुए सुना था, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। क्या क्लासरूम में विचार पढ़ाए जा सकते हैं, सृजनशीलता पढ़ाई जा सकती है? क्या क्लासरूम में देश की नीति क्या हो, कैसे वैचारिक सृजनशीलतापन पे ये पढ़ाया जा सकता है, या उसके लिए माहौल बनाना जरूरी है और माहौल के लिए राजनीति भी? विश्वविद्यालय सीखने का एक स्थान है, एक केंद्र है। सीख आप पढ़ाई से सकती हैं, किताबों से सीख सकती हैं, बातों से सीख सकती हैं, फिल्में देखकर सीख सकती हैं, लोगों को झगड़ा करते हुए सीख सकती हैं,
सड़क पर चलते हुए सीख सकती हैं, वो सीखने का एक स्थान होना चाहिए। लेकिन राजनीति नहीं, छात्र राजनीति करते हुए नहीं सीखा जा सकता। राजनीति का अर्थ अगर मैनिपुलेशन है तो मैनिपुलेशन का स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सृजनशीलता, उससे देश के प्रति भावना आपकी आहत होती है और वो बर्बाद होती है। लेकिन ये कैसे तय होगा कि मैनिपुलेशन हो ये रहा तो है? बिल्कुल साफ पता चल पाता है। हमारी शिक्षा का ही सबब है कि हमें इन बातों के बारे में जानकारी मिल पाती है कि मैनिपुलेशन कहाँ हो रहा है। देखिए, लॉजिक कैन गो टू हेल्प यू विन ओवर अ सिचुएशन, नॉट ओवर अ पर्सन, नॉट ओवर अ पर्सन। बहुत सी बातें जो होती हैं आपके लिए लॉजिक पे आधार पर नहीं होती हैं, वो बातें होती हैं आपकी अंतर्दृष्टि के आधार पर, आपके मन के आधार पर, आपके ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करती हैं। और यह अगर शिक्षा हम लोगों ने अपने बच्चों को, अपने लोगों को नहीं दी है, तो यह हमारी गलती है जो यह निर्धारित नहीं कर पाते हैं। और यह निर्धारित करना उन्हें सीखना ही सीखना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर उन्हें बरगला करके, उन्हें मिसगाइड करके। मौजूदा वक्त में जो छात्र राजनीति हो रही है, क्या वो मैनिपुलेशन है? हमें पता नहीं है राजनीति क्या हो रही है यहाँ कि अगर आप इन्वॉल्व होती हैं वैचारिक दृष्टि से, आप एक्शन रूप में इन्वॉल्व होती हैं और उन बातों से सीखती हैं, तो सीखना आपका धर्म है। इन बातों से सीखना चाहिए कि आगे जाकर आप लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करेंगे और लीडरशिप का स्वरूप क्या होगा, उस लीडरशिप में कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं के समाधान कैसे कर सकती हैं। एक हमारे साथ और मेहमान जुड़ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि विचार कर रहे हैं, तो विचार तो कंप्यूटर भी करके दे देता है। शरीर को लेकर बहुत सारी मशीनें वो विचार करके दे देती है। विचार के साथ वो कैलकुलेशन करके देती है, विचार नहीं कर पाती। विचार मतलब कैलकुलेशन, ये जो सारी बातें जो आप ये देना चाहते हैं, आपने सही कहा है, ये कैलकुलेटेड आदमी तैयार करना चाहते हैं। अगर हमें विवेकशील आदमी चाहिए, विचार के साथ उसको बुद्धि पे आधारित चाहिए, उसके अनुभव चाहिए, उसके प्रश्न चाहिए, उसकी असहमति चाहिए, उसके उत्तर चाहिए, उसमें संघर्ष चाहिए और उसमें जीवन के जो आने वाले जो तरह तरह के झंझावात हैं उनको झेलने की क्षमता चाहिए। और मैं एक और विनम्रता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को देखिए। महाड़ का जब सत्याग्रह हुआ और 2 दिन तक बारिश में वो भीगते रहे, किसी ने उनके लिए दरवाज़ा तक नहीं खोला, उन्होंने अपने जीवन के धैर्य को नहीं खोया। उन्होंने इतनी बड़ी दिशा इस देश को दी कि आज इस देश में सामाजिक न्याय की नई चेतना जागी है। इसलिए संकटों से, विषयों से, विचारों से, असहमतियों से, निराशाओं से छात्रों को घबराना नहीं चाहिए। उसमें नई सृजना के स्वर कैसे फूटे, उसके लिए सबको सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए। जी, इस बात का थोड़ा एक्सटेंशन कर सकते हैं अमृता जी। देखिए, उन्होंने जो बात पूछी कि पवित्रता, पवित्र भाव होता है, पवित्र कोई कार्य नहीं होता है। रिक्शा वाले का भी काम उतना ही पवित्र होता है अगर वो पवित्रता के भाव से करता है तो यह जो करने वाला व्यक्ति है, अगर उसे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में करेगा और पता चले कि उसकी इंटेलेक्चुअल क्षमता इतनी है कि 10 लोगों को अपनी तरफ में लेकर गया और अपने इंटरेस्ट में फिर उनको छोड़ दिया, तो ये राजनीति मैनिपुलेशन ही हो जाती है। राजनीति के यहाँ पर पूरी तरह से अर्थ हो जाता है, जैसा कि यादव साहब ने कहा कि उनकी सृजनात्मक शक्ति, उनकी विविधता बढ़े, उनकी सोच बढ़े, सोच का दायरा बढ़े। लेकिन सोच के दायरे में उतने कितने उनके पास वेरिएबल्स हैं, वो उनसे जो बड़े बूढ़े हैं उनके पास वेरिएबल्स उससे कहीं अधिक होते हैं। हमने निर्णय लिया 4 वेरिएबल के आधार पर और किसी व्यक्ति के पास में 10 वेरिएबल है, तो जाहिर है जिसके पास 10 वेरिएबल उनका निर्णय बेहतर होगा। सरकार के पास में इससे कहीं कहीं अधिक मात्रा में वेरिएबल है और सरकार इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। सरकार विद्यार्थियों के हित में ही काम करती है, विद्यार्थियों से ही सरकार है और सरकार से ही विद्यार्थी हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। एक छोटी टिप्पणी करके खत्म करूंगा। रोहित वेमुला अम्बेडकराइट होने के कारण ऑपरेसिव स्ट्रक्चर के द्वारा दमन का शिकार हुआ और मूवमेंट में और पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन का सक्सेस का पैरामीटर सेंसेक्स की तरह नहीं होता है। 68 हो या 74 हो, आप गूगल करिए, लोग म्यूजिशियन बने, आर्किटेक्ट में गए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन अपने अंदर 68 का जज्बा लेके गए, 74 का जज्बा लेकर के। मैंने कई पत्रकारों को देखा जो राजनीति में नहीं आए लेकिन उनकी पत्रकारिता में 74 जिंदा है। तो ये देखना होगा सक्सेस का पैरामीटर। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हम वो शेयर बाजार की तरह देखते हैं कि कौन कितना उछला वो उतना सक्सेसफुल है। सिद्धार्थ जी, ये आपने कहा कि सरकार से विद्यार्थी और विद्यार्थियों से सरकार, माफ कीजिएगा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये हो सकता है जी, लेकिन सक्सेस के पैरामीटर से सृजनशीलता को नहीं नापा जा सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर सिर्फ किताबी और कैंपसी ज्ञान से देश के नीति निर्माता बनने लगते तो ऐसे माहौल की जरूरत नहीं होती और इतनी हम बहस भी ना करते। आप सब लोग उस माहौल से बन के आए हैं और देश के नीति निर्माता के रूप में एक बड़ा योगदान कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो छात्र आंदोलन के नेता हैं ये भी देश के नीति निर्माता बने और इसके लिए वो वैसा माहौल बनाया जाए और बनाने की कम से कम कोशिश बरकरार रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वही हमारी सीख होगी।
बस इतनी जी, बात हमें है। उम्मीद है कि उस सीख को आप उससे लोग निष्- आगे बढ़ाएंगे। उससे निष्कर्ष बहुत निकलना बहुत शुक्रिया चाहिए। हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।